गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक। चलिए, आज हमारा टॉपिक है ज्वार और भाटा, टाइड एंड एब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्वार भाटा होता क्या है, इसको समझ लीजिए। ज्वार और भाटे का सामान्य अर्थ है तटीय क्षेत्र में महासागरीय जल के, जो महासागरीय जल होता है उसका तटवर्ती क्षेत्र में ऊपर की ओर उठना और महासागरीय जल का वापस महासागर में जाना। इसी को हम क्रमशः ज्वार और भाटा कहते हैं। एक सामान्य बात मैंने आपसे की, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ज्वार भाटे की परिभाषा ये है कि महासागरीय जल का सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण तटीय क्षेत्र में ऊपर उठना ज्वार और पीछे वापस जाना, उसे हम भाटा कहते हैं। अगर हम ज्वार भाटे की बात करें तो पृथ्वी में प्रत्येक स्थान मतलब वो स्थान जो समुद्र तटीय क्षेत्र में है, जो कोस्टल एरिया में है, हर स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटे आते हैं। दिन का मतलब यहाँ पर 24 घंटे की अवधि से है। 24 घंटे में 2 बार ज्वार आएंगे और 2 बार भाटा आएगा। लेकिन पूरी पृथ्वी पर ज्वार और भाटे का समय हर स्थान पर अलग अलग होता है, इस बात को याद रखिए। किसी भी स्थान पर मतलब हर स्थान पर एक ही समय में ज्वार भाटे नहीं आते, बल्कि पृथ्वी के हर स्थान पर अलग अलग समय में ज्वार और भाटा आता है। लेकिन जो ज्वार और भाटा होता है, सामान्यतः हमने बोल दिया कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा आएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट 24 घंटे नहीं होते, बल्कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वो 24 घंटे 52 मिनट होते हैं। 52 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगता है, और वो 52 मिनट का एक्स्ट्रा समय क्यों लगता है उस पर भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्वार भाटा होता क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल का तटीय क्षेत्र में ऊपर उठना ज्वार और जल का वापस जाना भाटा कहलाता है। तो ये ज्वार और भाटे आने का एक कारण मैंने आपको बता दिया, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। लेकिन अगर हम देखें, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य की तुलना में बहुत दूर है, सूर्य से बहुत दूर है। लेकिन अगर हम चंद्रमा की बात करें, मून की बात करें, तो मून जो है अर्थ से उसकी तुलना में, सूर्य की तुलना में काफी निकट है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो कहाँ 3,84,000 किलोमीटर और 15 करोड़ किलोमीटर, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस वजह से चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति ज्यादा होती है, जबकि सूर्य की जो ज्वारीय शक्ति होती है वो काफी कम होती है। और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 5:11, मतलब 5 किसकी? चंद्रमा की, जबकि 5:11 जो होगी वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति होगी। मतलब जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है वो सूर्य की तुलना में 2.17 गुना ज्यादा होती है। तो याद रहेगा, 2.17 गुना चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के काफी निकट है, जबकि सूर्य पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है। तो ज्वार और भाटा आने के जो कारण हैं वो 2 कारण हैं। एक है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, और जो दूसरा कारण है वो है पृथ्वी का प्रतिकर्षण। पृथ्वी के प्रतिकर्षण का मतलब है, जब पृथ्वी रोटेट करती है, जब पृथ्वी घूर्णन करती है, तो घूर्णन करने की वजह से एक अपकेंद्रीय बल काम करता है, और अपकेंद्रीय बल की वजह से पृथ्वी का जो जल है वो बाहर की ओर फेंकता है, जिसकी वजह से क्या आते हैं? ज्वार आते हैं। लेकिन कैसा ज्वार आएगा? अप्रत्यक्ष ज्वार आएगा। अभी इस डायग्राम में मैं उस चीज को आपको समझाऊंगा। क्लियर? तो 2 चीज यहां पर काम करती है ज्वार और भाटे के लिए। पहला है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, और दूसरा है पृथ्वी की प्रतिकर्षण शक्ति। इस वजह से ज्वार और भाटे आते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं ज्वार के प्रकारों की। ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें समझ लीजिए। आपने कई बार सुना होगा, लघु ज्वार होता है, दीर्घ ज्वार होता है, उपभू ज्वार होता है ना, अपभू ज्वार होता है। तो ये होता क्या है, इसको आज हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ज्वार के प्रकार में सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ ज्वार की।
दीर्घ ज्वार या इसी को हम उच्च ज्वार कहते हैं। दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार क्या होता है? तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो एक ही दिशा में काम करती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति एक ही दिशा में काम करती है। इस वजह से पृथ्वी में जो ज्वार आएंगे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होंगे, बहुत ज़्यादा ऊंचे होंगे, जिसमें सामान्य ज्वार की तुलना में लगभग 20% जल अधिक ऊंचाई पर होता है। मतलब 20% सामान्य ज्वार की तुलना में 20% अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। कौन से ज्वार? दीर्घ ज्वार, या जिसको हम क्या कहते हैं? उच्च ज्वार कहते हैं। तो उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार के लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन यही है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होंगे, और सूर्य, चंद्रमा जो है दोनों मिलकर के पृथ्वी के जल को आकर्षित करेंगे। इस वजह से कौन से ज्वार आएंगे? दीर्घ ज्वार आएंगे। एक चीज याद रखें, हमेशा जो दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है वो पूर्णिमा और अमावस्या को ही होती है। तो दीर्घ ज्वार कब आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को ही आते हैं। चलिए, तो ये था दीर्घ ज्वार। दूसरा ज्वार है लघु ज्वार, या जिसको हम निम्न ज्वार भी कहते हैं। लघु ज्वार या निम्न ज्वार ये किस स्थिति में आएगा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये समकोणिक स्थिति में होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणिक स्थिति में होते हैं, ये देखिए लघु ज्वार का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। बीच में यहाँ पृथ्वी है, ऊपर चंद्रमा है और इधर एक दिशा में सूर्य है। तो चंद्रमा भी पृथ्वी के जल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और यहाँ सूर्य भी पृथ्वी के जल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जिसकी वजह से इसका जल कुछ चंद्रमा की ओर और कुछ पृथ्वी की ओर खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्वार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो सामान्य ज्वार की तुलना में 20% कम होगी। तो जब लघु ज्वार आएगा या निम्न ज्वार आएगा तो इस स्थिति में सामान्य ज्वार की तुलना में 20% नीचा ज्वार आता है, और ये लघु ज्वार हमेशा प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आता है। कई जगह पर आपको अष्टमी मिलेगा, लेकिन सप्तमी में भी आ जाता है और ये अष्टमी में भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो जो लघु ज्वार होगा हमेशा कब आएगा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणिक स्थिति में होंगे। तो समकोणिक स्थिति में होंगे, इस वजह से उसका जो ज्वार है वो क्या होगा? दोनों दिशा में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सामान्य ज्वार की तुलना में 20% आपको नीचे ज्वार देखने को मिलेंगे, और ये ज्वार हमेशा सप्तमी और अष्टमी को ही, मतलब प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को ही आते हैं। चलिए, क्लियर है चीज? आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा प्रकार है ज्वार का, इसको हम बोलते हैं अपभू ज्वार। अपभू ज्वार, जिसे हम इंग्लिश में एपोजियन टाइट कहेंगे। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप देखें, जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और चंद्रमा जिस पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो भी वलयाकार होता है, एलिप्टिकल होता है, जियोट के आकार का होता है, अंडे के आकार का होता है। इस वजह से जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो एक स्थिति ये आती है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, और एक स्थिति ये आती है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, उस समय जो ज्वार आते हैं उस ज्वार को अपभू ज्वार कहा जाता है। तो याद रहेगा आपको, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अधिकतम होगी उस समय आने वाले ज्वार को हम क्या कहेंगे? अपभू ज्वार कहेंगे या एपोजियन टाइट कहेंगे। और जब भी अपभू ज्वार आएगा तो इस समय जो ज्वार की ऊंचाई होगी वो काफी सामान्य ज्वार की तुलना में काफी कम हो जाएगी, और लगभग 15 से 20% सामान्य ज्वार की तुलना में नीचे ज्वार यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। किस कंडीशन में? अपभू की स्थिति में, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर हम सामान्य तौर पे बात करें कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। लेकिन अपभू की स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होता है, और ये दूरी हो जाती है 4,07,000 किलोमीटर। क्लियर?
अपभू की स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 4,07,000 किलोमीटर हो जाती है। क्लियर है? तो ये था अपभू ज्वार, जिसमें चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी मैक्सिमम हो गई। क्लियर? चौथा जो ज्वार है इसको हम बोलते हैं उपभू ज्वार। उपभू ज्वार, जिसे हम इंग्लिश में पेरिजियन टाइड कहते हैं, उपभू ज्वार, इसमें क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वही वलयाकार पथ पर, इलिप्टिकल पथ पर जो है वो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम हो जाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। और इस समय आने वाले ज्वार को हम क्या कहेंगे? उपभू ज्वार कहेंगे। इस समय इनके बीच की दूरी रह जाती है मात्र 3,56,000 किलोमीटर। कितनी दूरी रह जाती है? 3,56,000 किलोमीटर। तो ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी है उस दूरी को बता रहा है, 3,56,000 किलोमीटर। इस समय जो ज्वार आएगा उसको हम बोलेंगे उपभू ज्वार। और इस समय सामान्य ज्वार की तुलना में ज्वार की जो ऊंचाई होगी वो लगभग 20% अधिक होगी। सामान्य ज्वार की तुलना में इस समय उपभू ज्वार की स्थिति में आने वाली ज्वार की ऊंचाई 20% ज्यादा होगी। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार के समय में भी ज्वार की जो ऊंचाई होती है वो 20% बढ़ जाती है, 20% ज्यादा होती है। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, इसके अलावा एक और ज्वार है जिसको हम बोलते हैं दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार क्या होते हैं? जब पृथ्वी में किसी स्थान पर या समुद्र तटीय क्षेत्र में किसी स्थान पर दिन में केवल एक बार ज्वार आते हैं, जब दिन में केवल एक बार ज्वार आते हैं तो ऐसे ज्वार को हम दैनिक ज्वार कहते हैं। विश्व में कुछ जगह हैं ऐसी जहां पर आपको दैनिक ज्वार देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ज्वार होते हैं, ज्वार के लिए या ज्वार भाटे के लिए जो समुद्र तटीय जो आकृति होती है, समुद्र में जो स्थलाकृतियां होती हैं, सागरों की जो चौड़ाई होती है, सागरों का जो छिछलापन होता है या जो गहरापन होता है, ये कहीं ना कहीं ज्वार और भाटे को प्रभावित करते हैं। तो तटीय आकृति अलग प्रकार की होने के कारण इस तरीके की कंडीशन बनती है कि 24 घंटे में केवल एक बार ही ज्वार और एक बार भाटा आता है। तो ऐसे ज्वार को हम क्या कहेंगे? दैनिक ज्वार कहेंगे। और ये कंडीशन बनती है फिलीपींस में, पैसिफिक ओशियन में एक देश है फिलीपींस, तो फिलीपींस का जो समुद्री तट है वहां पर, और मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में इस प्रकार के ज्वार आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो समझ में आया आपको? बोले भाई? दैनिक ज्वार क्लियर है? इसके बाद जो अगला ज्वार है वह है अर्ध दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक ज्वार में क्या होता है? अर्ध दैनिक ज्वार ऐसे ज्वार होते हैं जब दिन में जो 2 बार ज्वार आते हैं तो दोनों जो ज्वार की जो ऊंचाई होती है वो अलग अलग होती है। सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में दिन में जो 2 बार ज्वार आते हैं, दोनों ही ज्वार की जो ऊंचाई होगी वो अलग अलग होगी, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि पहला जो ज्वार आएगा वो प्रत्यक्ष ज्वार होगा और जो दूसरा ज्वार आएगा वो अप्रत्यक्ष ज्वार होता है। तो जो प्रत्यक्ष ज्वार होता है, जो प्रत्यक्ष ज्वार होता है इसकी हाइट ज्यादा होती है, जबकि अप्रत्यक्ष ज्वार की जो ऊंचाई होती है वो उसकी तुलना में कम होती है। ये एक सामान्य स्थिति है। लेकिन अर्धदैनिक ज्वार में क्या होता है? 24 घंटे में जब 2 बार किसी स्थान पर ज्वार आते हैं तो दोनों ही ज्वार की ऊंचाई लगभग एक समान होती है। जब 24 घंटे में 2 बार ज्वार आए और दोनों की ऊंचाई जब एक समान हो तो ऐसे ज्वार को हम क्या कहेंगे? अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। अटलांटिक महासागर के समुद्र तटीय क्षेत्रों में और एक द्वीप है जिसका नाम है ताहिती द्वीप। कौन सा द्वीप? ताहिती द्वीप। ये विश्व के ऐसे स्थान हैं जहां पर अर्ध दैनिक ज्वार आते हैं। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, इसके अलावा 7वां प्रकार है ज्वार का, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखी ज्वार। विषुवत रेखी ज्वार मतलब कहां पर आएंगे? ये विषुवतीय क्षेत्रों में आएंगे, विषुवतीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में ये ज्वार आएंगे। तो जब विषुवतीय क्षेत्रों में दिन में 2 बार, जब विषुवतीय क्षेत्रों में ज्वार आते हैं तो जब 2 बार उच्च ज्वार आते हैं और 2 बार निम्न ज्वार आते हैं तो उच्च ज्वार, दोनों ही उच्च ज्वार और दोनों ही निम्न ज्वार की ऊंचाई एक समान होती है। 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार की ऊंचाई जब विषुवतीय क्षेत्रों में एक समान होती है, ऐसे ज्वार को हम विषुवत रेखी ज्वार कहते हैं। चलिए, एक चीज और समझ लीजिए, एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं ज्वार भित्ति। ठीक है, ज्वार भित्ति, जिसको हम टाइडल बोर भी कहते हैं।
ज्वार भित्ति या टाइडल बोर, ये क्या होता है इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कई बार जहां समुद्र में आकर के नदियां गिरती हैं तो नदियों का जो मुहाना होता है, जब ज्वार आता है तो ज्वार का पानी नदी के मुहाने में प्रवेश कर जाता है, या ज्वार नदी के मुहाने में प्रवेश कर जाता है। तो जब नदी के मुहाने में प्रवेश कर जाएगा तो नदी का पानी और समुद्र का पानी आपस में जब मिलेगा, आपस में टकराएगा, तो बहुत ऊंची तरंगें उठती हैं, बहुत ऊंचाई तक जल जो है वो ऊपर उठता है। इसी स्थिति को हम ज्वार भित्ति कहते हैं। और कई बार जो समुद्री जल होता है या जो ज्वार होता है वो नदी के पानी को काफी दूरी तक पीछे की ओर ढकेल देता है। क्लियर? जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में भी जल ही जल हो जाता है या वो क्षेत्र दलदली हो जाता है। क्लियर हुई ये चीज आपको? तो ज्वार भित्ति किसे कहते हैं हम? ज्वार भित्ति में कई बार समुद्र का जो पानी होता है या जो ज्वार आता है, तो ज्वार जो है नदी के मुहाने पर प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से नदी का जल और ज्वार का जो जल है वो आपस में मिलता है, तो बहुत ऊंचाई तक जल ऊपर उठता है। इसी स्थिति को हम ज्वार कहते हैं। अब देखें इससे क्या होता है, इससे कुछ फायदे भी हैं। ये ज्वार हमारे यहाँ अगर हम देखें, भारत की एक नदी है जिसका नाम है हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में बहती है हुगली नदी, जिसे भारत की या दुनिया की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी के रूप में भी जाना जाता है। हुगली नदी में जब ये ज्वार भित्ति आती है तो इस वजह से यहाँ से जो बड़े बड़े जो समुद्री जहाज होते हैं उनको कोलकाता बंदरगाह तक पहुँचाने में बहुत आसानी होती है। क्लियर? इसके अलावा हुगली नदी के अलावा विश्व में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जहां पर बार बार ज्वार भित्ति आपको देखने को मिलेगी। एक है अमेरिका में हडसन नदी, हडसन जिसके तट पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। एक और यहाँ की एक बड़ी नदी है नॉर्थ अमेरिका की जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस, जो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन में गिरती है। इसके अलावा चीन की एक बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम है यांगटीसी कियांग नदी। ये ऐसी नदियां हैं जहां पर बार बार आपको ज्वार भित्ति या टाइडल बोर देखने को मिलेंगे। तो क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? चलिए, तो ये था ज्वार के प्रकार। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी। सबसे पहले देखें, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, दीर्घ ज्वार किसको कहा हमने? जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही सीध में होंगे तो ऐसी स्थिति में दीर्घ ज्वार आएगा। और दीर्घ ज्वार हमेशा कब आएगा? पूर्णिमा और अमावस्या को ही आता है। लघु ज्वार, लघु ज्वार में क्या होता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणिक स्थिति में होते हैं तो इसकी जो ज्वार है इसका वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सामान्य ज्वार की तुलना में 20% नीचा ज्वार आएगा। और ये लघु ज्वार या निम्न ज्वार हमेशा प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को ही आएगा। तीसरा ज्वार मैंने आपको बताया अपभू ज्वार। अपभू का मतलब होता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, और ये दूरी कितनी होती है? 4,07,000 किलोमीटर। उस समय जो ज्वार उत्पन्न होंगे वो सामान्य ज्वार की तुलना में 20% नीचे ज्वार होंगे, छोटे ज्वार होंगे। और एक स्थिति ये बनती है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है, ये सबसे निकट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो बढ़ जाती है। और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति बढ़ने के कारण सामान्य ज्वार की तुलना में 20% ऊंचे ज्वार आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ज्वार को हम उपभू ज्वार कहते हैं। और उपभू के समय जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3,56,000 किलोमीटर ही रह जाता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। क्लियर? चलिए, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया होगा। दैनिक ज्वार, जब दिन में केवल एक बार ज्वार आए तो उसको हम दैनिक ज्वार कहते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार, जब किसी भी स्थान पर 2 बार जो ज्वार आते हैं, दोनों ही ज्वार की ऊंचाई एक समान होती है, तो ऐसे ज्वार को हम अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। विषुवत रेखी ज्वार, जब विषुवतीय क्षेत्र में 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार की ऊंचाई एक समान होती है, ऐसे ज्वार को हम विषुवत रेखी ज्वार कहते हैं। चलिए, एक फैक्ट याद रखना, ये मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश चैनल, आपको पता होना चाहिए। विश्व में एक जगह ऐसी है जहां पर दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, मतलब 4 बार ज्वार आ रहा है तो 4 बार भाटा भी आएगा। तो ये जगह है इंग्लिश चैनल में। इंग्लिश चैनल कहां पर है भाई? तो अगर हम इंग्लिश चैनल को देखें तो इंग्लिश चैनल आपको मिलेगी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। तो देखिए, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप महाद्वीप है।
यूरोप महाद्वीप में आप देखेंगे ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के नीचे ये फ्रांस है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। और इंग्लिश चैनल में एक जगह है जिसका नाम है साउथहैम्पटन। क्या नाम है उसका? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन की तटीय आकृति इस तरीके की है कि वहां दो ओर से जल आकर के आपस में मिलता है, जिसकी वजह से एक विशिष्ट आकृति है उसकी साउथहैम्पटन की इंग्लिश चैनल में, जिस वजह से वहां 24 घंटे में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। विश्व में इस साउथहैम्पटन के अलावा ऐसी कंडीशन कहीं और नहीं बनती है। याद रहेगा। एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आएंगे। देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो ज्वार भाटे हैं, इसको तट की जो आकृति होती है, समुद्र की जो गहराई होती है, समुद्र का खुलापन या समुद्र का काफी सकरा होना, ये ज्यादा प्रभावित करता है। जो जहां समुद्र बहुत ज्यादा खुला होगा, विस्तृत होगा, जो समुद्र फैले हुए होंगे, वहां पर ज्वार ज्यादा ऊंचे नहीं आएंगे। जहां समुद्र तट की जो आकृति होगी वहां पर काफी उच्चावच होगा, तो सागरी तरंगे या जो लहरें होती हैं वो टकराकर बहुत ऊंचाई तक ऊपर उठती हैं, जिसकी वजह से सकरे समुद्र तटीय क्षेत्र में ऊंचे ज्वार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम देखें विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं, तो वो है फंडी की खाड़ी। तो एक खाड़ी है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी। ये देखिए अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन में यह है कनाडा। कनाडा में यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी। तो ये कनाडा का दक्षिण पूर्वी भाग है जहाँ पर फंडी की खाड़ी है अटलांटिक ओशियन में। यहाँ विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं और इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 15 मीटर होती है। आप इमेजिन करें 15 मीटर जब हाइट होगी तो कई किलोमीटर तक, कई 100 किलोमीटर तक महाद्वीपों के अंदर पानी, महासागर का जो पानी है वो प्रवेश कर जाएगा। तो बहुत भयावह स्थिति होती है, बहुत ही देखने वाला दृश्य होता है। तो याद रहेगा ये फैक्ट आपको। तो विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ पर? फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन में, कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित है। तो क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो दोनों ही तथ्य आप याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको बोला कि पृथ्वी में जितने भी स्थान पर जो ज्वार आएंगे 24 घंटे में 2 बार ज्वार आएंगे और 2 बार भाटा आएगा। लेकिन हर जगह ज्वार और भाटे का जो समय होगा वो अलग अलग होगा। सामान्यतः हम उसको 24 घंटे बोल देते हैं, लेकिन इसमें 24 घंटे में 52 मिनट का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि 52 मिनट एक्स्ट्रा उसमें काउंट किया जाता है। तो उसको 24 घंटे हम नहीं बोलेंगे। मतलब दो अप्रत्यक्ष ज्वार के बीच का जो समय अंतराल होगा वो 24 घंटे 52 मिनट होगा। कैसे होगा उसको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया पृथ्वी अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के आसपास लगभग पृथ्वी के पास जो है वो 71% पार्ट पर जो है जल है, 71% भाग पर जल है। और ये जो 71% भाग पर जो जल है, तो जो सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसकी वजह से पृथ्वी का जो जल है वो ऊपर की ओर तटीय क्षेत्र में ऊपर उठता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हर समुद्र तटीय क्षेत्र में 24 घंटे में 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा आएगा। लेकिन जो 2 बार ज्वार आते हैं उसमें से जो एक ज्वार होता है वो प्रत्यक्ष ज्वार होता है, प्रत्यक्ष ज्वार होता है। और एक ज्वार कैसा होगा? अप्रत्यक्ष ज्वार होगा। कैसा ज्वार होगा? अप्रत्यक्ष ज्वार होगा। तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का जो जल प्रत्यक्ष रूप से जो खींचेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्वार कहेंगे। और पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण जो अपकेंद्रीय बल काम करता है, या जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी का प्रतिकर्षण, तो पृथ्वी के प्रतिकर्षण की वजह से जो जल बाहर की ओर खींचता है उसे हम बोलते हैं कौन सा ज्वार? अप्रत्यक्ष ज्वार। तो याद रखना, सामान्य स्थिति में हमेशा जो प्रत्यक्ष ज्वार की ऊंचाई होगी, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण शक्ति सीधे काम कर रही है, इस वजह से प्रत्यक्ष ज्वार में जल की जो ऊंचाई होगी वो सबसे ज्यादा होगी, जबकि अप्रत्यक्ष ज्वार में जो जल की ऊंचाई होगी वो प्रत्यक्ष ज्वार की तुलना में काफी कम होगी। क्लियर है?
और जब ज्वार आएंगे तो उसके बाद क्या आएगा, भाटा आएगा। तो ज्वार मतलब तटीय क्षेत्र में जल का ऊपर उठना, भाटा मतलब समुद्री जल का तटीय क्षेत्र से समुद्र की ओर वापस जाना, उसको हम भाटा कहते हैं। तो एक ज्वार और भाटे के बीच का जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है, 6 घंटे 13 मिनट का होता है। मतलब एक ज्वार के बाद एक भाटा 6 घंटे 13 मिनट में आएगा। लेकिन एक प्रत्यक्ष ज्वार के बाद अप्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, तो इसको जोड़ दीजिए आप, 6 घंटे 12 मिनट में आएगा। तो एक प्रत्यक्ष ज्वार और एक अप्रत्यक्ष ज्वार के बीच का समय अंतराल कितना हो जाएगा, 12 घंटे 26 मिनट हो जाएगा। और दो प्रत्यक्ष ज्वार के बीच का समय अंतराल कितना हो जाएगा, तो इसको आप इंटू 2 करके जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 24 घंटे 52 मिनट। क्लियर। तो दो प्रत्यक्ष ज्वार के बीच का समय अंतराल कितना होगा, 24 घंटे 52 मिनट। एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार के बीच का समय अंतराल 12 घंटे 26 मिनट, और एक ज्वार और भाटे के बीच का समय अंतराल कितना हो जाएगा, 6 घंटे 13 मिनट। अब प्रश्न यहां पर यह बनता है कि ये एक ज्वार और भाटे के बीच 13 मिनट का डिफरेंस क्यों आ रहा है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्वार के बीच 26 मिनट का डिफरेंस क्यों आ रहा है, और दो प्रत्यक्ष ज्वार के बीच 52 मिनट का डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो इसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि जो चंद्रमा है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करेगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी की, जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 24 घंटे में पूरी होती है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 28 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है, 28 दिन में। तो पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जिसकी वजह से चंद्रमा 1/28 दिन पृथ्वी की परिक्रमा कर चुका होता है। इसलिए ये समय थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो ये समय कितना आगे बढ़ जाएगा, अगर हम एक ज्वार और भाटे में देखें तो 13 मिनट, दो ज्वार में देखें तो 26 मिनट, दो प्रत्यक्ष ज्वार के बीच में देखें तो 52 मिनट। मतलब एक दिन में कितने मिनट का डिफरेंस आ जाता है, 52 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। मतलब 24 घंटे में एक ज्वार आने के बाद जो दूसरा ज्वार आएगा वो कितनी देर बाद आएगा, 26 मिनट बाद आएगा। या 24 घंटे में जो दो ज्वार के बीच का जो समय अंतराल हो गया वो कितना हो गया, 52 मिनट हो गया। तो मुझे लगता है ये क्लियर हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ समझ में आ गया आपको, क्यों। अच्छा, एक चीज और, अभी जो ज्वार भाटे आते हैं तो ज्वार भाटे से फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इससे फायदे क्या होते हैं ज्वार से। तो आप याद रखें, जैसे मैंने आप लोग को पता ही होगा कि ज्वारी बंदरगाह के बारे में आपने सुना होगा, है ना। कौन सा बंदरगाह है जिसे हम ज्वारी बंदरगाह कहते हैं, कांडला। क्या कांडला ही अकेला है या उसके अलावा भी कोई बंदरगाह है भारत में जिसको हम ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। और भी बंदरगाह हैं, जैसे आपने कांडला के अलावा हुगली बंदरगाह का नाम सुना होगा। तो हुगली जो बंदरगाह है कोलकाता में, है ना, जिसे हम कोलकाता का सहायक बंदरगाह कहते हैं, ये हुगली बंदरगाह भी एक ज्वारी बंदरगाह है। क्या होते हैं ज्वारी बंदरगाह, ज्वारी बंदरगाह ऐसे बंदरगाह होते हैं जब ज्वार आने पर समुद्र का जिस तरीके से जल स्तर बढ़ता है उसी तरीके से बंदरगाह के अंदर जो जल होता है उसका भी जल स्तर उसी अनुपात में बढ़ता है। ज्वार आने पर बंदरगाह के अंदर का जल जिस तरीके से समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ता है उसी तरीके से बंदरगाह का भी जल स्तर जो है वो ऊपर उठता है या बढ़ता है। ऐसे बंदरगाह को हम ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। और ये जो ज्वारी बंदरगाह होते हैं इनका बड़ा महत्व होता है, बहुत इनका इम्पोर्टेंस है वो इस संदर्भ में कि जो बड़े जहाज होते हैं, बड़े जहाज़ों को ज्वार के समय काफ़ी अंदर तक समुद्र तटीय क्षेत्र में प्रवेश करा दिया जाता है जब ज्वार आता है। ठीक है, तो इस ज्वार के फायदे क्या क्या हैं तो हम देखते हैं। तो बहुत सारे जो तटीय क्षेत्र में जब ज्वार आते हैं तो वहाँ पर टरबाइन लगा करके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऊर्जा उत्पादन करने में, टाइडल एनर्जी का प्रोडक्शन करने में इनका महत्व है।
जहाज़ों को तट के अंदर लाने में, तो जैसा मैंने आपको बताया जो ज्वारी बंदरगाह होते हैं उससे क्या होगा, बंदरगाह का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े जहाज़ हैं वो तटीय क्षेत्र में काफ़ी अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर उतनी देर के अंदर उसमें माल जो है वो भर दिया जाता है, लाद दिया जाता है और फिर उनको जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, जब भाटा आता है तो फिर वो समुद्र की गहराई में उन्हें पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, ज्वार के समय तट में अंदर आ गए और भाटा आया तो उनको समुद्र की गहराई में पहुँचा दिया गया। तो क्लियर हुआ आपको। तो जहाज़ों को तट के अंदर तक लाने में भी इसका ज्वार का जो है वो काफ़ी, ज्वार भाटे का काफ़ी रोल होता है। नाविकों को मछली पकड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। तो जो नाविक होते हैं, जो नाविक हैं, जब ज्वार आता है, जब ज्वार आता है, तो ज्वार आता है तो जो छोटी छोटी जो नाव होती हैं उनके माध्यम से, जैसे भाटा आया तो भाटे के समय क्या हुआ, वो समुद्र में अंदर तक चले गए, उनकी नाव जो थी वो अंदर तक चले गई, और जैसे ही भाटा आता है तो वो तट तक या अपने सुरक्षित स्थानों तक ये पहुंच जाते हैं। शहर की गंदगी को साफ करने में, तो शहर की जो जितनी भी गंदगी होती है वो जब भाटा आता है तो भाटा अपने साथ सारी की सारी जो जब ज्वार आएगा तो ज्वार के साथ जब भाटा आएगा तो भाटा जब वापस होगा तो अपने साथ वो सारी गंदगी को लेकर के समुद्र में अंदर चला जाता है। इसके अलावा पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो ज्वार भाटे हैं तो इनसे जो तरंगे, जो ज्वार ऊपर उठता है उससे क्या होता है, ये समुद्र तटीय क्षेत्रों पर प्रहार करते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में काफ़ी दूर तक ये रेत को, बालू को ले जाने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा समुद्री पुलीन का निर्माण होता है, जिसको हम बीच कहते हैं, समुद्री बीच कहते हैं। और आपको पता ही है कि जो समुद्री बीच है वहाँ बहुत सारे हमारे फॉरेनर्स जो हैं आते हैं, और वो काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस होते हैं। चाहे आप गोवा में देख लें, आप चेन्नई का मैरीना बीच देखें जो भारत का सबसे लंबा बीच है, ठीक है ना, जुहू बीच है, ठीक है, ये सारे बीच हैं। और आपने देखा होगा कि हमारा रामलाल भी जब वहाँ जाता है तो वहाँ जाकर के वो भी सन बहुत लेता है, ठीक है। हालांकि रामलाल को उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि हमारे यहाँ विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता है, ठीक है। तो ये पर्यटन की दृष्टि से भी जो होते हैं वो बड़े उपयोगी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।